अध्याय 276 गर्दन में क्या खराबी है? अरे लड़की, तुमने अब लोगों को धमकाना सीख लिया है ना? झोउ लानफेंग ने अपने कूल्हों पर हाथ रखकर शाप दिया। थोड़ा सा काम करके और थोड़े से पैसे कमाकर तुम्हें लगता है कि तुम अब कुछ खास हो गई हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी उसने रजाई नहीं उठाई। यह अच्छा था कि उसे नौकरी से नहीं निकाला गया था। 4 युआन ज्यादा नहीं थे, लेकिन यह 1 महीने में कई पाउंड मांस के लिए पर्याप्त था। अगर वह उस छोटे कमीने को काम नहीं करने देती, तो उस कमीने को पढ़ने के लिए अधिक समय मिलता, और वह काम नहीं करेगा। छोटी कमीनी का रात का खाना न खाना उसके लिए ठीक था। वह पके हुए मांस के आधे टुकड़े को भून सकती थी। झोउ लानफेंग गुस्से में आ गई और अपने कूल्हों को हिलाते हुए बाहर चली गई। लेकिन झोउ सियु बिना हिले डुले शेन मियामियान को घूरती रही। उसकी तेज नजरों ने शेन मियामियान की गर्दन पर गला घोंटने का निशान देखा। उसे यकीन था, ये निशान कल रात वहां नहीं थे। शेन मियामियान पूरी सुबह से गायब थी। उसकी आवाज कर्कश थी, और अब वह घायल हो गई थी। इन सभी विचारों ने उसे अचानक उत्तेजित कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? जू हेयंग सफल हो गया था? दीदी, आपकी गर्दन को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। झोउ सियु सत्यापित करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह जानना चाहती थी कि क्या शेन मियामियान को वास्तव में जू हेयंग ने बर्बाद कर दिया था। अगर यह सच होता, तो हेयांग निश्चित रूप से मियामियान से चिपक जाती और उसे शांति नहीं देती। और फिर पढ़ाई की परवाह कौन करेगा? शायद ये कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वह बाहर निकला हुआ पेट दिखाएंगी। नए साल पर घर आने के दौरान उसने किसी बात के बारे में सुना था। जियाओ हुआन, जो उसके बगल वाले घर में केवल 15 वर्ष की थी, का पेट बढ़ रहा था। सबसे पहले उसके परिवार ने सोचा कि वह बस मोटी हो गई है और इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बच्चा 9 महीने का हो चुका था और जन्म लेने वाला था। इस वर्ष शेन मियामियान 16 वर्ष का था, जो जियाओ हुआन से पूरे 1 वर्ष बड़ा था। तुम्हें नहीं पता? शेन मियामियान, जो अभी अभी सोने के लिए तैयार हुई थी, ने झोउ सियु को देखने के लिए फिर से अपनी आंखें खोलीं। मुझे लगा कि तुम जानते हो। दीदी, आज आप इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हैं? झोउ सियु ने संकोचपूर्वक पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि शेन मियामियान को कुछ पता हो? इसकी बहुत संभावना नहीं थी, है ना? उसके पास दूरदर्शिता की शक्ति नहीं थी, और जू हेयंग इतनी मूर्ख नहीं होगी कि उसे इसके बारे में बताए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है? सदमा उसके लिए बहुत ज्यादा था, और वह मानसिक रूप से टूट गई थी। उसकी तेज आंखों को देखते हुए और कैसे उसका हाथ अनजाने में उसके कपड़ों को पकड़ रहा था। शेन मियामियान ने अंदर ही अंदर एक ठंडी हंसी निकाली। क्या वहाँ है? उद्धरण चिन्ह। झोउ सियु। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह इस तरह का व्यवहार करने के लिए शेन मियामियान से पूरी तरह नफरत करती थी, जैसे कि वह किसी बेवकूफ को चिढ़ा रही हो। चूंकि वह उससे कोई शब्द नहीं निकाल सकती थी, इसलिए वह सीधे पूछ सकती थी, दीदी, क्या आपको कुछ हुआ है? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में कुछ हुआ था, लेकिन ये ठीक हो गया, शेन मियामियान ने संकेत दिया। सियु, इन दिनों सावधान रहें। मैंने सुना है कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि आपने जो कुछ करने के लिए कहा था उसे ठीक से नहीं संभाला। झोउ सियु का चेहरा पीला पड़ गया, और उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन मुझे परेशान करना चाह रहा है? मैंने किसी को नाराज नहीं किया है ना? उद्धरण चिन्ह। उसके शब्दों के बावजूद उसके हाथ उसके कपड़ों को कसकर पकड़ रहे थे।
जाहिर तौर पर बहुत चिंतित थे। शेन मियामियान ने उसकी सूक्ष्म हरकतों को देखा और उसकी आंखों में मनोरंजन का एक तेज संकेत चमक गया। उसका वास्तव में झोउ सियू को डराने का इरादा था। ये तथ्य कि जू हेयंग पकड़ा गया था, कोई और नहीं जानता था। ये झोउ सियू को कम से कम कुछ अच्छे दिनों के लिए डरा सकता है। मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। विश्वास करें या न करें, यह आप पर निर्भर है। शेन मियामियान ने अपना शरीर दीवार की ओर कर लिया और ठीक से सो गई। झोउ सियू कई मिनटों तक बिस्तर के पास खड़ा रहा, अंदर से पूरी तरह घबराया हुआ। उसे रात में मांस के लिए भी कोई भूख नहीं थी और वह बिना सोए करवटें बदलती रहती थी और अगले दिन पांडा जैसी आंखों से जागती थी। शेन मियामियान ने सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं बताया। अच्छे मूड में नाश्ता खत्म किया और जियाओकुई के साथ लू परिवार में चला गया। उसने कल जो दवा खरीदी थी वह बहुत प्रभावी थी। उसका गला अब दर्द नहीं कर रहा था। अध्याय 277 ली शिपिंग और उसका जीवनसाथी। क्योंकि उन्होंने कल कुछ भी नहीं बेचा था, घर पर बहुत सारा सामान जमा था। कुछ ताज़ी सब्जियां जो बेचने के लिए अगले सप्ताह तक इंतज़ार नहीं कर सकती थीं। इसलिए लू सियुआन ने स्टॉल पर सामान उतार दिया और दूसरा सामान लाने के लिए घर वापस चली गई। वे हर शनिवार और रविवार को सब्जियां बेचने आते थे और उन्हें काफ़ी नियमित ग्राहक मिले हैं। उनकी सभी सब्जियां खेतों में उगाई गई थीं और उनकी कीमत किफ़ायती थी। इसलिए आंटियां और कुछ युवा पत्नियां उनसे खरीदना पसंद करती थीं। कुछ लोगों की कल की यात्रा व्यर्थ हो जाने के बाद वे आज शेन मियामियान को देखने पर पूछने से खुद को नहीं रोक सके। मिया, तुम और तुम्हारा भाई कल सब्जी बेचने क्यों नहीं आए? उनसे कई बार खरीदारी करने के बाद वे उसे लू सियुआन उपनाम से बुलाने के आदी हो गए थे। हमें कल घर पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना था और बहुत देर हो गई। शेन मियामियान ने बताया कि वे क्यों नहीं आए। फिर उन्होंने आंटियों को कुछ हरी प्याज और लहसुन की कलियां दीं, जिससे वे बहुत खुश हुईं। उन सभी ने कहा कि शेन मियामियान जानता था कि व्यापार कैसे करना है। जब भी वे कुछ खरीदने आते थे, शेन मियामियान उन्हें प्यार से आंटी और दादी कहकर बुलाते थे। उसकी आवाज़ सुनने में इतनी सुखद थी, इससे उनके कान पिघल गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो वे उसे शहर से परिचित कराएंगे। शेन मियामियान हमेशा शर्मीली मुस्कान के साथ जवाब देती थी और उसे शर्मिंदा देखकर आंटियां इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाती थीं। और जब भी लू सियुआन ये टिप्पणियां सुनता, वह चुपके से अपनी आंखें घुमा लेता। शहर के बारे में ऐसा क्या अच्छा था? भविष्य में एक बार जब वह पैसा कमा लेगा तो वह वहाँ एक घर भी खरीद लेगा। सुबह सब्जियों की बिक्री के व्यस्त समय के दौरान नियमित ग्राहकों और सस्ती कीमतों के साथ साथ उच्च गुणवत्ता और अद्वितीय खेत में उगाई गई सब्जियां जो शहर के बाजारों में नहीं मिल पाती थीं। सब्जियां बहुत तेजी से बिकती थीं। सब्जियों का पहला बैच केवल 1 घंटे से अधिक समय में आधे से अधिक बिक गया। स्टॉल पर ग्राहकों की शांति का फायदा उठाते हुए उसने जल्दी से आंटियों द्वारा छोड़े गए गंदे स्टैंड को ठीक कर दिया। डोंगचेंग, वे यहाँ चिली बीन सॉस बेच रहे हैं। क्या आपको ये पसंद नहीं है? चलो घर ले जाने के लिए कुछ खरीद लें। स्टॉल के सामने से एक धीमी आवाज आई। शेन मियामियान ने ऊपर देखा और ली शिपिंग को एक बच्चे को पकड़े हुए देखा, जिसके हाथ बैग से भरे हुए थे। उसके साथ एक आदमी भी था जिसने अपने हाथ अपनी जेब में डाले हुए थे, जो अनिच्छुक लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं, यह उसका अच्छा पति वान डोंगचेंग ही होगा। सिस्टर ली, क्या आप यहाँ सब्जियाँ खरीदने के लिए हैं? शेन मियामियान ने तीखी आवाज में ली शिपिंग का स्वागत किया। ली शिपिंग चौंका और एक पल के लिए शेन मियामियान को घूरता रहा। फिर अचानक चमक उठा। मियामियान,
क्या वह तुम हो? उद्धरण चिन्ह। अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन लड़की का चेहरा थोड़ा गोल और अधिक सुंदर हो गया था। पहली नज़र में वह उसे लगभग पहचान ही नहीं पाए, लेकिन मियां के कपड़े, वे कुछ परिचित क्यों लग रहे थे, कुछ वैसे ही जैसे उसने हे नान को दूसरी बार खरीदने में मदद की थी। कपड़े कोई सीमित संस्करण नहीं थे, ये डुप्लीकेट आउटफिट का मामला होना चाहिए। मियां, तुम बाद में सूखे बांस के अंकुर बेचने क्यों नहीं गए? हे नान ने यहाँ तक बताया कि वह कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं गई। शेन मियां ने स्पष्ट रूप से समझाया, सूखे बांस के अंकुर अच्छी तरह से नहीं बिक रहे थे, इसलिए मैंने जाना बंद कर दिया। दरअसल उनके पास अधिक पूंजी थी और उन्होंने अधिक कृषि उपज खरीदना शुरू कर दिया था, और वहां जाने में बहुत समय लगता था, इसलिए उन्होंने जाना बंद कर दिया था। ली शिपिंग को थोड़ा अफसोस हुआ। उसके परिवार ने अपनी आपूर्ति पूरी कर ली थी, और वह कुछ और खरीदना चाहती थी। क्या हम चिली बीन सॉस नहीं खरीदने जा रहे हैं? वान डोंगचेंग ने ली शिपिंग को बातचीत में तल्लीन देखकर थोड़ी अधीरता के साथ उसे याद दिलाया। सच कहा जाए, अगर शेन मियां की सुंदरता और सॉस जार की सफाई नहीं होती, तो वह सड़क के किनारे चीजें खरीदने की जहमत नहीं उठाता। यह उसके नीचे था। ये सुनकर ली शिपिंग ने जल्दी से मुस्कुराते हुए शेन मियां से कहा, मियां, अध्याय 278 पाउंड चिली बीन सॉस तोल सकते हैं? ठीक है। शेन मियां ने तुरंत 2 पाउंड डोबंजियांग का वजन किया। बहन, ये 2 पाउंड के लिए 40 सेंट है। इस बार डोबंजियांग काफी अच्छा बनाया गया था। यह आमतौर पर 35 सेंट प्रति पाउंड के हिसाब से बेचा जाता था, लेकिन वह ली शिपिंग से इतना अधिक शुल्क नहीं लेना चाहती थी। यदि यह उनके व्यवसाय में साझेदारी के लिए नहीं होता, तो वह ली शिपिंग को मुफ्त में 2 पाउंड देना चाहती थी। लेकिन ये केवल एक क्षणभंगुर विचार था उनके जैसे परिवारों के लिए। अगर उसने सचमुच इसे मुफ्त में दे दिया, तो लोगों को उसके इरादों पर संदेह हो सकता है। ठीक है, ली शिपिंग अपने पैसे के लिए पहुंची, लेकिन सब्जियां और उसके बच्चे को पकड़ना असुविधाजनक हो गया। इसलिए उसने वान डोंगचेंग से कहा, डोंगचेंग, मुझे कुछ ले जाने में मदद करो। क्या परेशानी है? वान डोंगचेंग ने ली शिपिंग के करीब आकर और अपना हाथ बढ़ाते हुए शिकायत की। हालांकि वह सब्जियों तक नहीं पहुंचा। इसके बजाय उसने ली शिपिंग की जेब से 40 सेंट निकाले और शेन मियां को सौंप दिए। फिर उसने लापरवाही से अपने हाथ वापस अपनी पतलून की जेब में डाल दिए। ली शिपिंग ने अजीब तरीके से अपना हाथ हटा लिया जिसने बैग पकड़ रखा था और कुछ नहीं कहा। शेन मियां ने पैसे लिए और सीधे वान डोंगचेंग को सामान सौंप दिया। सिस्टर ली ने बच्चे को पकड़ रखा है और वह इतना सामान नहीं ले जा सकती। भाई, क्या आप इसे ले जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। पुरुष सभी एक जैसे हैं। सुंदर लड़कियों के सामने दिखावा करना पसंद करते हैं, और वान डोंगचेंग कोई अपवाद नहीं था। लेकिन डोबंजियांग को ले जाना उसके नीचे महसूस हुआ। इसलिए उसने बच्चे को ली शिपिंग की गोद से ले लिया और उससे कहा, तुम इसे ले जाओ। ली शिपिंग को हर तरफ अचानक राहत महसूस हुई। वह 1 घंटे से अधिक समय से बच्चे को गोद में लिए हुए थी और उसकी बाहें पहले से ही दुखने लगी थीं। वान डोंगचेंग के सरल भाव ने उसके दिल को छू लिया और उसने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। डोबंजियांग लेने के बाद उसने शेन मियां को गर्मजोशी से अलविदा कहा। मियां, अलविदा। दीदी, अलविदा। शेन मियां ने उसकी ओर हाथ हिलाया और अचानक उसे उस पर कुछ दया आ गई। इतनी अच्छी महिला का अंत ऐसी दुर्दशा में हो गया, ये वास्तव में इसके लायक नहीं था। उसने आह भरी। उसका ध्यान तुरंत सब्जी खरीदने आ रहे दूसरे ग्राहक की ओर गया। दिन के अंत तक
उसने गणना की लागत घटाने के बाद उसने लगभग 90 युआन कमा लिए थे। वे बहुत खुश हुए और घर ले जाने के लिए 1 पाउंड मांस भी खरीद लिया। घर लौटने से पहले उस रात उन्होंने लू परिवार के घर पर भोजन भी किया, क्योंकि झो लैनफेंग ने शेन मियामियान को वहां रात का खाना न खाने को प्राथमिकता दी और उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। कुछ पैसे कमाने के बाद शेन मियामियान संतुष्ट होकर सोया। जैसा कि अपेक्षित था, झो सियू को फिर से अनिद्रा हो गई। जब वह अगले दिन उठी तो उसके काले घेरे और भी बदतर थे। शेन मियामियान खाना खाने के बाद स्कूल चला गया और अभी भी चूजे की तरह अपना खाना कुतर रहा था। उसे इतनी धीरे धीरे खाते हुए और स्कूल जाने की जल्दी न करते हुए देखकर झो लैनफेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उससे आग्रह किया, सियू, वह हरामी पहले ही खाना खा चुका है और स्कूल चला गया है। तुम्हें भी जल्दी करनी चाहिए, देर मत करो। झो लैनफेंग बर्तन धोने के बाद टीवी देखने के लिए अधीर था। झो सियू उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह भी चिंतित थी, लेकिन अकेले जाने से डर रही थी। जब झो लैनफेंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन उससे दोबारा आग्रह किया, तो सियू ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अचानक रोने लगी। क्या बात? झो लैनफेंग ने व्यथित होकर उसे गले लगाने के लिए जल्दबाजी की। तुम अचानक क्यों रो रही हो? आंटी बताओ, क्या उस कमीने ने तुम्हें धमकाया था? उद्धरण चिन्ह। झो सियू थोड़ी देर तक रोती रही और फिर सिसकते हुए बोली, आंटी, मुझे अकेले स्कूल जाने में डर लगता है। क्यों? उद्धरण चिन्ह। झो लैनफेंग हैरान था। उसकी भतीजी को स्कूल जाना पसंद था, तो वह जाने से क्यों डरती? कुछ बदमाश मुझ पर हमला कर रहे हैं। पिछली बार मेरे चेहरे पर सूजन इसलिए थी क्योंकि उनमें से एक ने मुझे मारा था। झो सियू ने ये बताने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह शेन मियामियान के खिलाफ साजिश में शामिल थी। अब जब मियामियान मुसीबत से बाहर आ गई, तो सियू ने खुद को संकट में पाया। उस दिन गौजी के व्यवहार के बारे में सोचकर वह भयभीत और निराश महसूस कर रही थी। क्या? झो लैनफेंग ने विस्फोट किया। किसी ने तुम्हें धमकाया है? तुम इसे अभी क्यों कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह। 279 पिकअप और ड्रॉप ऑफ। उसकी प्यारी भतीजी, जिसे वह हर दिन प्यार करती थी, को वास्तव में धमकाया गया था, और झो लैनफेंग अब चाहती थी कि वह चाकू ले सके और अपराधियों को मार सके। उन्होंने मुझे किसी को न बताने की धमकी दी। झो सियू ने अपनी सिसकियों के माध्यम से बात की। उसके रोने से झो लैनफेंग का दिल टूट गया। आपको स्कूल में अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। आप स्कूल के बाहर गैंगस्टरों से कैसे जुड़ गए? उद्धरण चिन्ह। उन्हें लगता है कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए। उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन झो लैनफेंग समझ गया। उसकी भतीजी अब सुंदर चेहरे वाली, लंबी और पतली हो गई थी, जिससे कुछ दुष्टों को गलत विचार आया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सभी सावधानियों के बावजूद उन्होंने स्कूल में होने वाली परेशानियों से तो बचाव कर लिया है, लेकिन स्कूल के बाहर की परेशानियों का अनुमान लगाने में विफल रही हैं। कितने गैंगस्टर थे? उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन वह जानती थी कि ये लोग समूहों में घूमना पसंद करते थे। 2, कम से कम 2 थे। झो लैनफेंग एक ऐसा व्यक्ति था जो सज्जनों के साथ मुखर था और ताकतवरों के साथ डरपोक था। वह सड़कों पर छोटे मोटे गुंडों से कुछ डरती थी। उसने पहले गुस्से में आकर उन पर हमला करने की सोची थी, लेकिन अब उसे कुछ कायरता महसूस हो रही थी। तुम्हारे पिता घर पर नहीं हैं, और मैं, एक अकेली महिला, उन्हें नहीं हरा सकती। उद्धरण चिन्ह। तो फिर हम क्या करें? झो सियू के होंठ कांपने लगे और वह फिर से रोने लगी। आज हम स्कूल न जाएं तो कैसा रहेगा? आपके पिताजी को कुछ दिनों में वापस फोन करना चाहिए।
मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा और उन्हें वापस आने के लिए कहूंगा। आखिरकार, चाहे कुछ भी हो, झो लैनफेंग झो सियू को धमकाने की अनुमति नहीं दे सकता था। ये कैसे हो सकता? झो सियू चिल्लाया। यदि अब आप 3 दिन भी स्कूल नहीं जा पाए, तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, हाई स्कूल की परीक्षाएं बस कुछ ही महीने दूर हैं। मैं कक्षा में कैसे शामिल नहीं हो सकता? उद्धरण चिन्ह। अभी, सीखने का हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, झो लानफेंग ने दांत पीसते हुए कहा। चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूंगा। मम्मा। झो सियू इसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। झो लैनफेंग की उपस्थिति में, भले ही जू हेयांग साहसी था, उसे निश्चित रूप से कुछ आशंकाएं होंगी। झो लैनफेंग ने बर्तन धोने की जहमत नहीं उठाई, अपने कपड़े बदले और झो सियू को स्कूल छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर सवार हो गई। वे पूरे रास्ते चिंतित रहे, लेकिन सौभाग्य से उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। शाम को, झो लैनफेंग फिर से झो सियू को लेने के लिए स्कूल गया। 1 सप्ताह तक इसी तरह इधर उधर भटकने के बाद पहले तो किसी को कुछ भी गलत नजर नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को कुछ असामान्य महसूस होने लगा। अधिक गपशप करने वाले सहपाठी सीधे शेन मियामियान के पास पूछने के लिए गए। मियामियान, तुम्हारी माँ हाल ही में झो सियू को स्कूल क्यों ले जा रही है? वह पहले से ही बड़ी हो गई है, उसे अभी भी स्कूल ले जाने की आवश्यकता क्यों है? उद्धरण चिन्ह। ग्रामीण इलाकों में जहां वे स्कूल जाते थे, भले ही आप केवल कुछ साल के थे, आप अपने साथियों के साथ स्कूल जाते थे, और वयस्कों के पास हर दिन आपको लेने का समय नहीं होता था। झो सियू का इलाज कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, शायद इसलिए कि बाइक चलाते समय उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं। शेन मियामियान ने जिज्ञासा को शांत करने के लिए लापरवाही से एक बहाना बनाया। ऐसा लग रहा था कि झो सियू वास्तव में जू हेयांग से डर गया था। इस स्थिति से, ऐसा लग रहा था कि झो सियू कुछ और समय तक डर में जिएगा। शायद इसलिए कि उसका मन इस बात में व्यस्त था। झो सियू हाल ही में बहुत अधिक वश में हो गई थी, जो उसके लिए एक दुर्लभ ब्रेक था। जनवरी में मासिक टेस्ट का समय जल्दी ही आ गया। परीक्षा से पहले, ली क्यूमी ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि यह सेमेस्टर की पहली परीक्षा थी। जो कोई भी अपनी पढ़ाई में सुधार दिखाता, उसे वह व्यक्तिगत रूप से 3-3 टॉफी देकर पुरस्कृत करती। जो पीछे हट गए उन्हें कक्षा के पीछे खड़े होकर पाठ सुनना होगा। जबकि हर किसी ने प्रेरित महसूस किया, उन्होंने अत्यधिक दबाव भी महसूस किया। कुछ छात्र बहुत मेहनती थे, जबकि अन्य ने धीरे धीरे यह महसूस करते हुए हार मान ली कि उनके खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के कारण हाई स्कूल में प्रवेश पाने का कोई मौका नहीं है। हो सकता है कि वे सेमेस्टर पूरा कर लें और मिडिल स्कूल प्रमाणपत्र के लिए समझौता कर लें। इसलिए जब उन्होंने शेन मियामियान को हर बार इतनी मेहनत से पढ़ाई करते देखा, तो कुछ सहपाठी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। अध्याय 280 परीक्षा। शेन मियामियान, तुम वैसे भी हाई स्कूल में नहीं पहुंच पाओगे, तो इतनी मेहनत करने की जहमत क्यों उठाओ? बस इन 6 महीनों का समय गुजारो और जब तक शादी का समय न हो जाए, घर पर ही रहो। ऐसा नहीं था कि वे शेन मियामियान को नीची दृष्टि से देखते थे, लेकिन हालांकि उसने बहुत प्रगति की थी, फिर भी वह शीर्ष छात्रों से बहुत पीछे थी। उसके हाई स्कूल या कॉलेज में प्रवेश पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक लड़की होने के नाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह अंदर नहीं आए। वैसे भी अंततः उसकी शादी हो जाएगी, तो प्रयास क्यों बर्बाद करें? जब तक मैं स्कूल में हूँ, मुझे हर दिन सीखना चाहिए, ताकि शिक्षकों की कड़ी मेहनत में कमी न आए। उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान की आधिकारिक प्रतिक्रिया ने उस छात्र को अवाक कर दिया जिसने ये धूर्त टिप्पणी की थी।
लू सियुआन ने कभी शेन मियामियान से इस तरह का सवाल नहीं पूछा था, लेकिन दूसरों को इस तरह से बात करते हुए सुनकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुद उससे पूछ सका, क्या आपको लगता है कि आप स्कूल नंबर 3 में प्रवेश पा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके शैक्षणिक प्रदर्शन को देखते हुए शीर्ष स्कूल में प्रवेश पाना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वह शेन मियामियान के समान स्कूल में जाना चाहता था, इसलिए वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि स्कूल नंबर 3 में प्रवेश पाने के लिए वह कितनी आश्वस्त थी। शेन मियामियान ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और स्कूल नंबर 1 में नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम एक साथ स्कूल नंबर 2 में जाएंगे, लू सियुआन ने लापरवाही से कहा, जैसे कि चर्चा कर रहा हो कि दोपहर के भोजन के लिए क्या लेना है। यदि बाकी सब विफल हो जाता है, तो हम स्कूल नंबर 3 में जाएंगे। जब तक वे हाई स्कूल में प्रवेश ले सकते थे, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन सा हाई स्कूल है, जब तक वे एक साथ थे। शेन मियामियान ने अपनी आंखें टेढ़ी कीं और मुस्कुराया, फिर उसके कंधे को थपथपाया। अच्छा दोस्त। सुबह की चीनी प्रश्नोत्तरी समाप्त हो चुकी थी और दोपहर में गणित और अंग्रेजी की परीक्षाएं आनी थीं। जब सभी ने चेन जी को कक्षा में परीक्षा पत्र ले जाते देखा, तो अधिक शरारती छात्रों ने पूछा, शिक्षक चेन ली, शिक्षक हमें चीनी भाषा में प्रगति के लिए 3 टॉफी से पुरस्कृत करते हैं। गणित में सुधार के लिए आप हमें क्या देंगे? उद्धरण चिन्ह। चेन जी को उम्मीद नहीं थी कि ली क्यूमी इस बार इतनी उदार होंगी। छात्रों को इतना खुश देखकर उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसे डोंगशी ने शीशी की भौहों की नकल की थी, और मैं ली टीचर की तरह टॉफी इनाम में दूंगा। आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी होगी। बहुत खूब, छात्रों ने सामूहिक उद्घोष किया। स्पष्ट रूप से उन्हें शिक्षक चेन से इतने उदार होने की उम्मीद नहीं थी। 21वीं सदी में कुछ टॉफी तुच्छ हो सकती हैं, जहां कई लोग उन्हें खाने की परवाह भी नहीं करेंगे, लेकिन उस समय इसे एक उत्कृष्ट नाश्ते के रूप में देखा जाता था। चेन जी के लिए इतनी सारी टॉफियां खरीदना भी एक महत्वपूर्ण खर्च था, खासकर ये देखते हुए कि तब शिक्षकों का वेतन अधिक नहीं था। लेकिन ये देखकर कि छात्र कितने खुश थे, उन्हें लगा कि यह पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया है। ये केवल एक छोटी सी परीक्षा थी और प्रश्न अधिक कठिन नहीं थे। शिक्षक को छात्रों से सीटें बदलने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अपने डेस्क पर काम किया। गणित चीनी जैसा नहीं था। लिखने के लिए कोई निबंध नहीं था। अपने उत्तरों की मोटे तौर पर जांच करने के बाद उसने अपना पेपर सौंप दिया। यहाँ तक कि लू सियुआन भी हैरान रह गया। उसने भी समाप्त कर लिया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि शेन मियामियान इतनी जल्दी अपना परीक्षण पूरा कर लेगा, खासकर जब से उसकी नींव उसकी तुलना में थोड़ी अधिक ठोस थी। क्या आपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा? उद्धरण चिन्ह। बेशक, शेन मियामियान ने बहुत आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। बस रुकिए, इस बार मैं हर किसी को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर दूंगा। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? लू सियुआन ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन अंदर से उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था। ये लड़की उसके पास बैठी थी और उसने कभी उसके होमवर्क की नकल नहीं की थी। होमवर्क किताबों के विपरीत टेस्ट पेपर पूरा होने के बाद सीधे शिक्षक की मेज पर सौंप दिए जाते थे। चेन जी की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने सबसे पहले शेन मियामियान को अपना पेपर देते देखा। वह शेन मियामियान की शैक्षणिक स्थिति के बारे में जानने और ये देखने के लिए उत्सुक था कि पिछले कार्यकाल के बाद से उसमें सुधार हुआ है या पिछड़ गया है। इसलिए जब शेन मियामियान का पेपर सौंपा गया,
तो उसने उन होमवर्क किताबों को एक तरफ रख दिया जिन पर वह निशान लगा रहा था और